आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होंगे। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों से जुड़ रहा हूं और लॉर्ड रिपन के शासन काल की सबसे एक कह सकते हैं कि विवादास्पद घटना, जिसके कारण से उस घटना के कारण हिंदुस्तान के नेशनल मूवमेंट में एक बड़ी चेतना जागृत हुई या तेजी आई। और लॉर्ड रिपन आप जानते ही हैं, वैसे भी बहुत ही उदारवादी विचारधारा का व्यक्ति है। उसे भारत का उद्धारक तक कह दिया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा कि भारत के उद्धारक हैं। उन्हें सज्जन रिपन कहा गया। तमाम रिपन एक तरह से भारत के लोगों का शुभ चिंतक वायसराय है। और उसी के समय एक घटना आती है, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट, इनका पूरा नाम सीपी इल्बर्ट है। सर कोर्टेने पेरेग्रिन इल्बर्ट। ये एक रिपन की काउंसिल का एक विधि विशेषज्ञ है और वही यह कानून लेकर आएगा। इसीलिए सीपी इल्बर्ट के नाम पर ही इस बिल का नाम इल्बर्ट बिल पड़ गया। तो आज हम लोग इस इल्बर्ट बिल विवाद के ऊपर पढ़ेंगे और स्वाभाविक रूप से अगर देखते हैं तो हम लोग इस इल्बर्ट बिल विवाद के ऊपर बात करें। इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद। अठारह सौ तिरासी चौरासी। ये न्यायिक सुधार से संबंधित, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि ये किससे संबंधित है। न्यायिक सुधार से संबंधित है। मैं अभी आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगा। अगर मैं इस विषय को लेकर बात करूं तो इसको श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। श्वेत विद्रोह, इसको श्वेत विद्रोह भी कहा गया। ये इल्बर्ट का नाम कहीं पूछ लिया जाएगा तो ये रिपन की कार्यकारिणी के एक विधि विशेषज्ञ हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, विधि विशेषज्ञ हैं। और इनका नाम है इस प्रकार से, रिपन की कार्यकारिणी के विधि विशेषज्ञ, इनका नाम है सीपी इल्बर्ट। इन्हीं के नाम पर इस बिल का नाम इल्बर्ट बिल पड़ेगा। सर कोर्टेने पेरेग्रिन इल्बर्ट। कोर्टेने पेरेग्रिन इल्बर्ट, यानी सीपी इल्बर्ट का नाम कहीं याद रखिएगा तो कोर्टेने पेरेग्रिन इल्बर्ट। ठीक है, सर लगा दीजिए भाई, क्योंकि ये लोग सर लोग थे। तो यहां पर इल्बर्ट बिल विवाद के ऊपर ही हम बात करेंगे। मैंने अभी कहा कि लॉर्ड रिपन के समय की एक मुख्य घटना है इल्बर्ट बिल विवाद। पहली बात हम लोग यहां पर लिख लेते हैं कि लॉर्ड रिपन के समय की मुख्य घटना क्या है। मुख्य घटना इल्बर्ट बिल विवाद। क्लियर है। रिपन के समय की जो मुख्य घटना है वो इल्बर्ट बिल विवाद है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। 1861 से पूरे देश में एक ही फौजदारी कानून लागू कर दिया गया और प्रत्येक प्रांत में उच्च न्यायालय स्थापित कर दिए गए। यानी 1861 में जो इंडियन हाईकोर्ट एक्ट आता है, तो 1861 के कुलना के कानून के तहत आप ध्यान रख लेना, पूरे देश में यानी एक तरह से ध्यान रखना, अभी मैं बताऊंगा पीछे क्या हो रहा है। पूरे देश में एक ही फौजदारी कानून लागू कर दिया गया। पूरे देश में एक ही फौजदारी कानून
फौजदारी कानून लागू कर दिया गया। चलिए, लागू कर दिया गया, कोई भेदभाव नहीं। और प्रत्येक प्रांत में एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, एक उच्च न्यायालय बनाया गया। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रत्येक प्रांत में एक, यानी कि 1861 से पूरे देश में एक ही फौजदारी कानून लागू किया गया और प्रत्येक प्रांत में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, हाई कोर्ट, जिसके कारण से आप जानते हैं कलकत्ता, मद्रास और बंबई में एक एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। खैर, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से इससे पहले क्या व्यवस्था थी। 61 से पहले पूरे देश में दो प्रकार के कानून प्रचलन में थे। एक जो है कहीं ना कहीं अंग्रेजी कानून जो प्रेसिडेंसी नगरों में प्रचलित था, और दूसरा मुगल कानून जो था वो एक प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में लागू था। यानी 1861 से पहले की बात करना चाहता हूं तो यहां पर ध्यान रख लेना, 1861 से पूर्व की बात करें, पूर्व क्या स्थिति है, तो दो प्रकार के हमारे कानून कहीं ना कहीं चल रहे हैं। एक अंग्रेजी कानून चल रहा है, एक पहला कौन सा है, अंग्रेजी कानून। और ये पहला जो अंग्रेजी कानून चल रहा है ये कहां पर है, प्रेसिडेंसी नगरों में। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये प्रेसिडेंसी नगरों में चल रहा है। और प्रेसिडेंसी नगर का मतलब क्या है, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई। यहां पर आपको मालूम होना चाहिए, मैंने अभी कहा यहां इंग्लिश लॉ चालू हो रहा है और दूसरा जो कानून चल रहा है वो मुगल कानून चल रहा है। तो ये दूसरे की बात करें तो जो दूसरा कानून है वो मुगल कानून चल रहा है, और जो मुगल कानून है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रेसिडेंसी नगरों में इंग्लिश लॉ चलेगा और जो ग्रामीण क्षेत्र हुआ करते थे वहां पर मुगल कानून कहीं ना कहीं चल रहे हैं। 61 से पहले की ये तस्वीर आपको बताना चाहता हूं। जो अंग्रेजों के एक प्रकार से ग्रामीण प्रदेश हुआ करते थे वहां पर मुगलों का कहीं ना कहीं कानून चल रहा है, मतलब मुगल कानून चल रहा है अंग्रेजों के अधीनस्थ ही, और प्रेसिडेंसी नगर वहां पर अंग्रेजी कानून चल रहा है। फिर विवाद किस बात का था, वही बात आपको बताने के लिए आया हूं। 1861 के नए कानून के तहत अब विवाद हो रहा है। नए कानून के तहत प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा, यानी प्रेसिडेंसी नगरों को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य नगरों में गैर यूरोपियन मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार नहीं था कि वह किसी यूरोपियन के मुकदमों को सुन सकें। यानी 61 के नए कानून के तहत क्या विवाद आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यानी 1861 के इस नए कानून के तहत ये कहीं ना कहीं व्यवस्था की गई, व्यवस्था थी कि जो प्रेसिडेंसी नगर हैं, प्रेसिडेंसी नगर मैंने अभी कहा प्रेसिडेंसी नगर हैं, इनके अलावा, यानी प्रेसिडेंसी नगरों में कोई विवाद नहीं है क्योंकि यहां अंग्रेजी कानून लागू है। यहां कौन सा कानून है, अंग्रेजी कानून लागू है। तो यहां पर चाहे वो अंग्रेज जज हों या भारतीय जज या न्यायाधीश जो भी ले सकते हैं, यानी जो प्रेसिडेंसी नगर हुआ करते थे जहां पर अंग्रेजी कानून लागू था वहां पर अंग्रेज जज या भारतीय जज, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। ये सभी लोग किसी के भी मुकदमे सुन सकते थे, किसी के भी मुकदमे सुन सकते थे, इस बात को ध्यान रख लेना। यानी एक प्रकार से भारतीय जजों को भी प्रेसिडेंसी नगरों में जहां अंग्रेजी कानून के तहत कहीं न कहीं न्याय दिया जा रहा है, वहां पर भारतीय जज भी अंग्रेजों के मुकदमों को सुन सकते थे। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं यहां पर कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाते हैं, वहां पर थोड़ा सा विवाद होगा और वही आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि 61 के कानून में आया कि प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन्य क्षेत्रों में, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा की बात हो गई, अलावा। यानी अगर देखा जाए तो ग्रामीण प्रदेशों में
ग्रामीण प्रदेशों में क्या व्यवस्था कर दी गई, यानी अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं तो ग्रामीण प्रदेशों में भारतीय जजों को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं है। मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था। सुनते जाइएगा, कितनी गजब की बात है। यानी अभी तक हम इल्बर्ट बिल पढ़ रहे थे, भारतीय जजों को अधिकार नहीं दिया जा रहा है। नहीं, प्रेसिडेंसी नगरों में जहां पर इंग्लिश लॉ लागू है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर भारतीय जज भी सुनवाई कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि चूंकि प्रेसिडेंसी नगर में जो अंग्रेज लोग हैं, भारतीय जज हैं, वो काबिल हैं, वो अंग्रेज माइंडेड लोग हैं, इसीलिए कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। लेकिन जो ग्रामीण प्रदेश अंग्रेजों के थे, वहां पर कहीं न कहीं एक नियम बना दिया गया कि भारतीय जजों को अंग्रेजों के किसी भी अपराध के लिए मुकदमे सुनने का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा। क्लियर है? यह विवाद प्रेसिडेंसी नगरों का नहीं आया, इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्रों का यह विवाद चल रहा है, जहां पर भारतीय जजों को कोई भी अधिकार नहीं है। 1883 तक क्या होता है, 1883 तक बहुत से भारतीय मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हो चुके थे, और मजिस्ट्रेट के पद पर कहीं न कहीं नियुक्त हो चुके थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यानी 1883 तक अब बहुत से भारतीय भी एक प्रकार से क्या बन गए थे, मजिस्ट्रेट बन चुके थे, जो विभिन्न क्षेत्रों में कुल मिला के न्यायाधीश का काम कर रहे थे। इसी में एक केस सुनाना चाहता हूं। 1882 में एक बिहारी लाल गुप्ता जहां से विवाद खड़ा होगा, बिहारी लाल गुप्ता जो शुरुआत में प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, यानी प्रेसिडेंस में, यानी जो कहीं ना कहीं बंबई कलकत्ता था, वहां पर ये न्यायाधीश हुआ करते थे, ये प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। लेकिन अब इनको क्या करते हैं, इनका प्रमोशन दे दिया जाता है, इनको सेशन जज बनाकर, यानी सत्र न्यायाधीश बनाकर इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में भेज दिया जाता है। और जब ग्रामीण क्षेत्र में प्रमोशन के बाद भेजा गया, तो अब ये बिहारी लाल गुप्ता यहां पर जब आएंगे तो अंग्रेजों के मुकदमे नहीं सुन पाएंगे, अंग्रेजों के मुकदमे नहीं सुन पाएंगे। सुनते जाइए। यानी विवाद यह है कि ये बिहारी लाल गुप्ता जब प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे, जब कलकत्ता में तैनात थे, तो वो सभी के मुकदमे सुनते थे। लेकिन जब ये सेशन जज हो गए, यानी प्रमोट होकर जब ग्रामीण क्षेत्र में सत्र न्यायाधीश बनकर आ गए, तो इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया कि नहीं भाई, अब आप किसी भी तरह से किसी अंग्रेज न्यायाधीश के मामले को नहीं सुनेंगे। अरे किसी भी अंग्रेजी के ऊपर जो अपराध है उसके, या कोई भी एक्यूज है उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई मुकदमा आप नहीं चला सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं। यानी यहां पर इनके अधिकार को कम कर दिया गया, जबकि प्रमोशन मिला हुआ है। बिहारी लाल गुप्ता बहुत नाराज होते हैं कि भाई मैं यहां पर आया तो मुझे अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं मिल रहा है, ये तो गलत बात है। तब कहीं ना कहीं इस बिहारी लाल गुप्ता ने एक पत्र भेजा है, किसके पास, बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एशले ईडन के पास। सुनते जाइएगा। बिहारी लाल गुप्ता दुखी हुए, और बिहारी लाल गुप्ता ने, जो इस समय सत्र न्यायाधीश हैं, इन्होंने एक प्रकार से पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा? इस प्रकार से जो है बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा, जिसका नाम था एशले ईडन। ये एशले ईडन के पास एशले ईडन के पास एक पत्र भेजा। ये बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और एशले ईडन के पास ये पत्र लिखकर विरोध व्यक्त करते हैं कि भाई मैं जब प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था, मैं सभी के मुकदमे सुन सकता था, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, मैं अब अंग्रेजों के मुकदमे नहीं सुन सकता हूं। इस पत्र को, ये जो पत्र एशले ईडन पर गया था, इस पत्र को एशले ईडन ने रिपन के पास फॉरवर्ड कर दिया।
ये पत्र किसके पास फॉरवर्ड कर दिया जाता है? रिपन के पास फॉरवर्ड कर दिया जाता है। रिपन को ये बात मालूम ही नहीं थी कि इतना जो है जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। इस प्रकार से जब रिपन को ये बात मालूम पड़ती है कि भारतीय जजों को ग्रामीण अंचल में अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का जब अधिकार नहीं है, तो रिपन ने अपने विधि विशेषज्ञ इस प्रकार से ध्यान रख लेना, सीपी इल्बर्ट को तत्काल कहा कि यार इसको देखो और इसकी कमियों को हल करो। इस प्रकार से सीपी इल्बर्ट इसकी जांच परख करते हैं और जांच परख करने के पश्चात 2 फरवरी 1883 को इस प्रकार से एक बिल आ जाता है, बिल पास। इसी बिल को कहीं ना कहीं इल्बर्ट बिल के नाम से जाना जाता है। इल्बर्ट बिल पास हो जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इस इल्बर्ट बिल में कहीं ना कहीं क्या प्रोविजन था? इस इल्बर्ट बिल में भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेज न्यायाधीशों के समान अधिकार प्रदान किया गया। यानी इस इल्बर्ट बिल में जो नया बिल आ रहा है, इसमें भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेज न्यायाधीशों के समान अधिकार दिए गए। यानी अब जो है कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, अब इस प्रकार से अब भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों के मुकदमों को सुन सकते थे। एक प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बिल के द्वारा जाति भेद के कारण अब कोई अंतर नहीं रहा। इस प्रस्ताव के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को भी वह अधिकार प्रदान किए गए जो अंग्रेज न्यायाधीशों को प्राप्त थे। यानी एक प्रकार से भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेज न्यायाधीशों के समान अधिकार प्रदान किया गया। यानी एक प्रकार से न्यायिक व्यवस्था में जो जाति भेद या नस्ल भेद था, नस्ल भेद को समाप्त किया गया और एक प्रकार से कहीं ना कहीं भारतीय जजों को भी समान अधिकार दिया गया। यानी अब भारतीय जज भी अंग्रेजों के मुकदमों को सुन सकते थे। ठीक है ना? अब ये बिल जैसे ही मार्केट में आएगा, विवाद होगा। जैसे ही ये बिल कहीं ना कहीं मार्केट में आया, मार्केट में आने का मतलब जब पब्लिश हुआ, इस बिल का बड़े पैमाने पर भारत में रहने वाले और इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेजों ने विरोध किया। इस बिल का जब डटकर यूरोपियंस के द्वारा विरोध किया जाता है, यहां तक कि 1,50,000 रुपए कहीं ना कहीं विरोध प्रकट करने के लिए एकत्र कर दिए गए। यूरोपियन से एक हो जाते हैं कहीं ना कहीं, इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं। यानी एक प्रकार से इस बिल का अब विरोध होना शुरू हो जाता है। इस बिल का विरोध कौन करेंगे? इस प्रकार से जो है अंग्रेज लोगों ने, यहां तक कि अंग्रेज लोग चाहे वो भारत में रह रहे हों और चाहे जो यूरोप में रह रहे, इंग्लैंड में रह रहे हों, इन सब लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया। विरोध के लिए 1,50,000 रुपए का फंड भी इकट्ठा कर लिया। 1,50,000 रुपए का फंड भी वो एक प्रकार से इकट्ठा कर लेते हैं विरोध करने के लिए। सड़कों पर कहीं ना कहीं एक प्रकार से यूरोपियंस लोग आ जाते हैं, यूरोपियंस महिलाएं आ जाती हैं, यूरोपियंस लड़के आ जाते हैं। इसीलिए इसको श्वेत विद्रोह कहते हैं। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध करने के लिए एक संगठन बनाया था, यूरोपियंस डिफेंस एसोसिएशन। यानी एक प्रकार से अंग्रेजों ने विरोध करने के लिए यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन ध्यान रख लेना, इस तरीके से यूरोपियंस डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना भी कर देते हैं और कहीं ना कहीं एक प्रकार से सभी यूरोपियंस इकट्ठे करने का प्रयास किया गया। यहां तक कि अंग्रेजों ने बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। क्या कहा कि ये काले लोग, ये कहीं ना कहीं गुलाम लोग, ये मूर्ति पूजक लोग, इस प्रकार से तमाम अभद्र
अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि ये हमारे मुकदमे अगर सुनते हैं तो इससे तो अच्छा है कि हिंदुस्तान से अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त हो जाना चाहिए। यहां तक कि रिपन के ऊपर बहुत दबाव पड़ता है। स्वयं महारानी, ब्रिटेन की महारानी भी रिपन को कहीं ना कहीं शंका की निगाह से देखने लगती हैं। यहां तक कि रिपन को पकड़कर, रिपन को कह सकते हैं कि किडनैप करने का भी प्लान बना लिया जाता है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा कहीं ना कहीं प्लान बना लिया गया, इसको किडनैप करके तत्काल पानी के जहाज पर बिठाकर इंग्लैंड भेज दिया जाए। आखिर अंग्रेज इतना ज्यादा कहीं ना कहीं नस्ल भेद, जाति भेद के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कुछ और भी कारण है? इसके पीछे कुछ और भी कारण है, इस विरोध करने के पीछे। क्योंकि इस समय इल्बर्ट कहीं ना कहीं अगर विवाद में देखें तो बहुत से अंग्रेज फंस सकते थे, क्योंकि कलकत्ता में और असम में जो नील बागान लगे हुए थे उसमें यूरोपियों का कब्जा है। अगर देखें तो इस विरोध के पीछे का कारण अगर देखते हैं तो एक तो कहीं ना कहीं बिल्कुल पहला कारण है नस्ल भेद, नस्लीय भेदभाव है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि नस्लीय भेदभाव, हम इसको थोड़ा सा और भी इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। पहला कारण तो नस्लीय भेदभाव है, ये तो कुल मिला के बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अंग्रेज अपने को क्या कहते हैं कि हम प्रजातीय आधार पर क्या हैं, श्रेष्ठ हैं। चलिए सर, आप श्रेष्ठ हैं। लेकिन दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि जो असम है और कहीं ना कहीं बंगाल है, विशेष रूप से कलकत्ता की बात करें तो असम और बंगाल की अगर बात करें तो यहां पर बड़े पैमाने पर चाय बागान है। और चाय बागानों के मालिक कौन हैं? तो असम और कहीं ना कहीं अगर कलकत्ता अगर बात करें तो यहां के चाय बागान के जो मालिक थे वो कौन थे? वो अंग्रेज थे। और जो अंग्रेज थे तो ये क्या करते थे? ये अंग्रेज जो नीलहे हुआ करते थे, ये बड़े पैमाने पर भारतीयों पर अत्याचार किया करते थे। ये भारतीयों पर क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं। तो जब भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं अंग्रेज बागान मालिक जो हुआ करते थे, इनको डर हो गया कि हमारी अब कहीं ना कहीं खैर नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीयों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है उसके कारण से ये भारतीय लोग भारतीय न्यायाधीशों के यहां हमारे मामले की कंप्लेंट करेंगे और हमें सजा होगी। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो एक तरह से इसका बड़े पैमाने पर अंग्रेज बागान मालिकों ने और वाणिज्यिक क्षेत्र के मालिकों ने, जो कहीं ना कहीं यहां पर व्यापार वाणिज्य कर रहे थे, इस लोगों ने कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर इस बिल का विरोध किया है। यहां तक कि मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से अगर देखें तो अंग्रेज महिलाओं ने भी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर अंग्रेज महिलाओं ने भी विरोध किया है। अंग्रेज महिलाओं ने कहा कि नहीं नहीं, हम कुलना के सुपर हैं, हम वेल एजुकेटेड हैं। अंग्रेज महिलाओं को क्या डर है? क्योंकि बड़े पैमाने पर भारतीय लोग उनके यहाँ काम किया करते थे, इसीलिए उनको डर है कि कहीं कोई ये महिलाएं और उनके पुरुष प्रताड़ना दिया करते थे। उनको डर था कि हमारे खिलाफ भी कंप्लेंट हो सकती है, इसीलिए अंग्रेज महिलाओं ने ये कहा हम वेल एजुकेटेड हैं। अभी अंग्रेज लोग, भारतीय लोग इतने शिक्षित नहीं हैं। यहां तक कि भारतीय जो बंगाली लड़कियां थी, महिलाओं थी, उनके ऊपर भी अभद्र टिप्पणियां महिलाएं किया करती थी। तब इस अंग्रेज महिलाओं का विरोध करने के लिए इस प्रकार से भारतीय या कह सकते हैं कि बंगाली लड़कियां, कहीं ना कहीं बंगाली लड़कियां जो है, आपको बताना चाहता हूं, इस बिल का समर्थन करने के लिए इस तरीके से सड़कों पर आ जाती हैं। यानी जो बंगाली हमारी लड़कियां हैं वो बिल का समर्थन करने के लिए सड़कों पर खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की रिपोर्ट को निकाला जाए, यह मालूम किया जाए कि सबसे ज्यादा वेल एजुकेटेड महिलाएं यूरोपियंस हैं कि कहीं ना कहीं बंगाली हैं। इस प्रकार से इस बिल को लेकर बड़ा विवाद हो जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं, शिक्षित भारतीय जो भी लोग थे उन्होंने संगठित तरीकों से कहीं न कहीं ज्ञापन देकर या कह सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से अपने पक्ष को रखा। यानी बिल का समर्थन इन बंगाली लड़कियों ने ही तो किया ही किया, साथ में जो शिक्षित भारतीय थे, शिक्षित भारतीय वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से समर्थन में खड़े हो जाते हैं और उन्होंने
पत्रों के माध्यम से, इस प्रकार से ज्ञापन के माध्यम से इस बिल का बड़े पैमाने पर समर्थन किया। मैं ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार से जो है इस बिल का समर्थन भी जगह जगह होने लगा। आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, इस इल्बर्ट बिल विवाद के बाद दिसंबर 83 में विवाद चल रहा है। इस इल्बर्ट बिल विवाद जब हो रहा था दिसंबर 83 में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मैं ये कहना चाहता हूं, इस इल्बर्ट बिल विवाद के दौरान ही अगर देखते हैं तो दिसंबर 1883 में इस तरीके से कलकत्ता की बात अगर करते हैं, कलकत्ता में क्या होता है, तो कलकत्ता में इस प्रकार से प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। यानी यहां पर इस प्रकार से प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, आयोजन किया जाता है। और जब आयोजन कहीं ना कहीं हो रहा है तो इस आयोजन में सभी भारत के प्रतिनिधियों ने क्या किया, भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। यानी प्रथम कहीं ना कहीं एक प्रकार से राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित किया गया और यहां पर सभी लोगों ने कहीं की भागीदारी की है। इन प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जाने वाले नस्लीय भेदभाव की निंदा की है। यानी इस प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी प्रतिनिधि भाग लेते हैं और यहां पर ब्रिटिश सरकार की नस्लीय भेदभाव की जो नीति है, भेदभाव की जो नीति थी, उसका विरोध किया गया। मैं ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार से कहीं न कहीं भारतीय भी अपने अपने स्तर से इस बिल के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। यानी नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए बंगाल की लड़कियां खड़ी हो गई, भारत के समाचार पत्र और कहीं ना कहीं एक प्रकार से ज्ञापन के द्वारा कहीं न कहीं समर्थन में खड़े हो गए। राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रिपन के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है और रिपन को अंततः झुकना पड़ता है। और जब रिपन को झुकना पड़ा तो रिपन ने अपने इस बिल में संशोधन कर दिया। इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी सरकार के विरोध के सामने रिपन को झुकना पड़ता है और रिपन को झुकना पड़ा तो रिपन ने इस प्रकार से एक कह सकते हैं अंग्रेजी विरोध के समक्ष झुकना पड़ा और इस प्रकार से उसने बिल में संशोधन किया। उसने बिल में क्या कर दिया? बिल में संशोधन कर दिया है। बिल में संशोधन कर दिया और बिल में संशोधन क्या किया? 26 जनवरी 1884 को एक नया विधेयक पारित किया जाता है। यानी एक प्रकार से ध्यान रखना, बिल में संशोधन हुआ और 26 जनवरी 1884 को एक नया विधेयक पारित किया जाता है। इस प्रकार से नया विधेयक 26 जनवरी 1884 को रिपन को बड़े दुखी मन से कहीं कहीं पारित करना पड़ा। उसमें उसने कहा कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपियन अपराधियों के मुकदमे का निर्णय तो कर सकते हैं, परंतु उन्हें एक ऐसे जूरी मंडल की राय लेना आवश्यक था। इन्हीं की संशोधित में एक नया जो बिल आया, इसमें कहा गया कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं, ये जो भारतीय न्यायाधीश हैं, ये अंग्रेजों के मुकदमे तो सुन सकते हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसे जूरी मंडल की राय लेनी पड़ेगी। एक ऐसे जूरी मंडल की राय लेनी पड़ेगी। कैसे जूरी मंडल की राय लेनी पड़ेगी? जिसमें 12 सदस्य कहीं ना कहीं हों। पहले ध्यान रखना,
एक जैसे जूरी मंडल की राय लेना आवश्यक कर दिया गया भारतीय न्यायाधीश को जिसमें 12 सदस्य हों और उन 12 में से कम 7 यूरोपियंस होना चाहिए। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, जिसमें 12 सदस्य हों और इन 12 सदस्यों में से 7 सदस्य यूरोपियंस होना चाहिए, यूरोपियंस हो। यानी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यानी इल्बर्ट बिल में अब भारतीय जजों के हाथ में कुछ भी अधिकार नहीं रहा। जो संशोधित होने वाला है आप निर्णय कर देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अंग्रेज कहेगा जो कहीं न कहीं वहां पर जिसके खिलाफ निर्णय किया है, नहीं जूरी मंडल की राय लेना आवश्यक है। इस प्रकार से जूरी में 7 यूरोपियंस बैठे हुए हैं, बहुमत से निर्णय होगा। और इस प्रकार से जो है भारतीय जज चाहते हुए भी अंग्रेजों के कहीं न कहीं अंग्रेजों को सजा नहीं दे सकते थे, क्योंकि जूरी मंडल की राय लेना आवश्यक कर दिया गया। इस प्रकार से जो है मैं ये कहना चाहता हूं कि कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो है इल्बर्ट बिल का जो मूल आशय था वो पूरा नहीं हो सका, क्योंकि मैंने अभी कहा कि भारतीय न्यायाधीश एक प्रकार से मुखौटे बन के अब रह गए। कहां के? ग्रामीण क्षेत्रों के, क्योंकि उसे जूरी मंडल की राय लेना बहुत आवश्यक है जिसमें 7 यूरोपियंस हों। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इल्बर्ट बिल का जो मूल आशय है वो पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इस बिल से भारतीयों ने 2 कहीं ना कहीं एक प्रकार से चीजें सीखी हैं। पहला, यानी इस बिल ने मैसेज क्या दिया? इस बिल ने हमको 2 कहीं ना कहीं एक प्रकार से मैसेज दिए, और उस बिल से तुलना के क्या है? इस बिल ने भारतीयों हम ये कह सकते हैं इस बिल से भारतीयों ने 2 चीजें सीखी हैं। 2 चीजें सीखी। कौन सी 2 चीजें सीखी? 2 सबक सीखे ये कह सकते हैं। पहला, यूरोपियंस प्रजातीय आधार पर भारतीयों से घृणा करते हैं। यानी यूरोपियन जो है इस प्रकार से प्रजातीय आधार पर भारतीयों से घृणा करते हैं। वो हमारे मुकदमे सुने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके मुकदमे हम सुनते हैं तो आप कहीं कहीं संगठित होकर आंदोलन कर देते हैं, जिसके कारण से बिल को बदलना पड़ जाता है। इन यूरोपियंस प्रजातीय आधार पर भारतीयों से घृणा करते हैं। और दूसरा मैसेज राष्ट्रीय आंदोलन को तेज करेगा। भारतीयों को लगा यदि हम भी संगठित होकर सरकार की नीतियों का विरोध करें, सरकार की नीतियों का विरोध करें तो कहीं ना कहीं हम भी सरकार को झुका सकते हैं। यानी यदि हम भी संगठित होकर कुल मिला के कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो है सरकार की नीतियों का विरोध करें तो हम भी सरकार को प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस इल्बर्ट बिल में जैसे ही कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि अंग्रेज संगठित होकर श्वेत विद्रोह कर रहे हैं, रिपन के खिलाफ कर रहे हैं, बिल के खिलाफ कर रहे हैं, भारतीयों को लगा अगर हम भी संगठित हो जाएंगे, हम भी एक हो जाएंगे तो इस प्रकार से सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। तो इल्बर्ट बिल का जो मूल आशय था वो तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी भारतीयों को लगा कि कहीं ना कहीं इससे अगर हम संगठन में रहेंगे, संगठित रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहेंगे, ऑर्गेनाइज रहेंगे, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। मेरा कहने का आशय है कि आप लोग यहाँ पर मेरी बात को पूरी तरह से समझ गए होंगे। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।